हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 7। आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि एक इंटरवल के बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रिपीट होना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन कौन से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में अपने को पढ़ना है। सबसे पहला है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस नाम से ही क्लियर है। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है, किसी पार्टिकुलर एटम का रेडियस क्या है, वही है ना मीनिंग। एटॉमिक रेडियस का मीनिंग है कि एटम का रेडियस। तो अब सवाल ये है, जैसे मान लो ये एटम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इसमें जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है मान लो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना कहीं पर फिक्स नहीं है, ये क्लाउड है। ये डॉट 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 हमने लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। ये जो ऑर्बिट है ये फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो है खुद ही फिक्स नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जहां पर है ना, ये ऑर्बिट का मतलब है कि मैक्सिमम इसी ऑर्बिट के आसपास इलेक्ट्रॉन होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उस ऑर्बिट में एग्जैक्ट है, थोड़ा सा प्लस माइनस है। तो इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट है। क्लियर, इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट है। तो ये जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे कहाँ से कहाँ तक, न्यूक्लियस से ये ऑर्बिट तक, वही होगा रेडियस। बट वो क्या एग्जैक्ट आएगा क्या, क्योंकि ये ऑर्बिट जो है ना उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो थोड़ा सा प्लस माइनस मतलब वो जो है फ्लेक्सिबल है, कभी हल्का सा ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये अप्रोक्स है वैल्यू ये ऑर्बिट का। ठीक है, तो जो रेडियस आएगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा, बट फिर भी कुछ तो होगा, अप्रोक्स भी तो होगा। तो वो अपने को फाइंड करना है, उसी का नाम है एटॉमिक रेडियस। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। सही बात है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। अगर मान लो एक और ऑर्बिट होता, दो अगर ऑर्बिट होता या तीन ऑर्बिट होता, चार ऑर्बिट होता, तो जो सबसे लास्ट है ऑर्बिट मतलब आउटर मोस्ट, वहां से लेकर के न्यूक्लियस का डिस्टेंस, उसी को हम लोग बोलते क्या, एटॉमिक रेडियस। क्लियर है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेडियस कैन नॉट बी फाउंड बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गेट एन आइसोलेटेड एटम। अब देखो एग्जैक्ट वैल्यू रेडियस, एग्जैक्ट जो है ना, ये रेडियस का वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर सकते। क्यों? इट इज इम्पॉसिबल टू गेट एन आइसोलेटेड एटम। सिंगल एटम को तुम कैसे पकड़ सकते, सिंगल एटम को तुम पकड़ ही नहीं सकते, मतलब प्रैक्टिकली। तो उसका एग्जैक्ट रेडियस तुम कैसे निकालोगे? तो इसका मतलब एग्जैक्ट जो है वैल्यू, ये रेडियस एटम का, वो फाइंड करना इम्पॉसिबल है। क्लियर। एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड डज नॉट हैव अ फिक्स्ड बाउंड्री। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना उसका कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है तो इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते। जैसे मान लो ये तुम्हारा पेट है, ठीक है, मतलब ये तो अभी हमारा है, सबके पास है ना। तो ये जो है यहाँ से लेकर के, और ये मतलब ये आगे का पोर्शन और ये पीछे से, ये डिस्टेंस अगर तुमको मेजर करना हो तो कितना होगा? जैसे मान लो मेरे लिए एक मार्कर से थोड़ा ज़्यादा है, जो भी है, तो ये यहाँ से लेकर के और ये पीछे का ये डिस्टेंस अगर तुमको मेजर करना हो तो ये क्या एग्जैक्ट आएगा क्या? जब खाते हैं तो थोड़ा सा, या सोते हो तो। अब तुम कौन सा लोगे, जब ये ऊपर है या थोड़ा नीचे है, मतलब अब कौन सा तुम लोगे? ये इसका आंसर नहीं है किसी के पास। जब भूखे हैं तो नीचे है, या खाते टाइम तो कंप्लीटली, ये सोते टाइम तो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है। तो तुम कौन सा रेडियस लोगे? समझ में आया? तो हम अप्रॉक्स लेंगे नॉर्मल कंडीशन में। तो वैसा ही है, ये फ्लेक्सिबल है। जब बाउंड्री फ्लेक्सिबल है तो तुम एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते? क्लियर। एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अब ये जो एटॉमिक रेडियस है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड पर, कि किस टाइप का बॉन्ड है, मतलब कोई पार्टिकुलर एटम ने किस टाइप का बॉन्ड बनाया हुआ है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोवेलेंट रेडियस। नाम ही है कोवेलेंट रेडियस, इसका मतलब एटम जो होगा वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है पीरियोडिक टेबल में बेसिक में पढ़े थे। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, या बिटवीन नॉन मेटल्स ओनली, मतलब नॉन मेटल या मेटल नॉन मेटल्स। तो ये जो है ना, ये मेनली वैलिड है किसके लिए? नॉन मेटल्स के लिए। समझ में आया? क्योंकि मेटल, ये नॉन मेटल्स के लिए कोवेलेंट बॉन्ड जो है बनता है नॉन मेटल में बनता है।
तो कोवेलेंट रेडियस जो होगा वो किसके लिए होगा? नॉन मेटल्स के लिए। क्लियर? बाद में देखेंगे हम लोग मेटालिक बॉन्ड्स वो सब, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस जो है वो मेनली डिफाइन होगा नॉन मेटल्स के लिए। इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स व्हिच हैज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या मतलब है? जैसे मान लो ये दो एटम, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड कैसे होता है? ये एटम और ये एटम, इसको भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और इसको भी चाहिए, तो दोनों क्या करता है? शेयर करता है। तो शेयर करता है तो दोनों पास आता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी न किसी ऑर्बिटल में होगा ना। तो जब पास आता है तो ये ऐसा है होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा एक दूसरे से ओवरलैप करता है। समझ में आया? अब इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जब दोनों पास आया तो इसका सेंटर और इसका सेंटर ये क्या है? न्यूक्लियस है ना। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब बॉन्ड बनने के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ना। तो ये जो होगा ये दो रेडियस मिला के है कि नहीं, ये बताओ। अप्रॉक्स तुम बोलोगे ये दोनों के रेडियस से थोड़ा सा छोटा है, सही बात है। तो एक बात बताओ, तुम किसी से अगर मान लो गले मिलोगे, ठीक है, मान लो, या ऐसा है कि जहां पर जो है मान लो सिंगल आदमी मिलता ही नहीं है, कहीं पर तुमको फाइंड करना है कि किसी आदमी का यहाँ से लेकर के, मतलब ये पेट का लास्ट और ये स्टार्टिंग, यहाँ से ये डिस्टेंस तुमको फाइंड करना है, लेकिन अकेला आदमी मिलता ही नहीं है क्योंकि सिंगल एटम मिलता ही नहीं है। तो हमें मान लो आदमी जो है ना किसी न किसी के साथ जो है गले मिला हुआ है, ऐसे मतलब पेयर में ही है सब, और तुमको किसी एक का फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? तो अगर पेयर में है तो क्या करोगे? दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे। अब हम किसी को ला करके तो गले नहीं मिल सकते ना। तो इमेजिन करो कि किसी के साथ तुम गले मिले हो, तो वहां उसका स्टार्टिंग और तुम्हारा ये, मतलब यहाँ से लेकर के उसका जो बैक पार्ट है या ये वाला, तो वो जो डिस्टेंस होगा, तो उस दोनों के बीच का डिस्टेंस, जैसे ये यहाँ से लेकर के यहाँ, तो ये टोटल नहीं, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा ना। यहाँ हमारे बॉडी का कुछ ना कुछ सेंटर है, उसके बॉडी का भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे और उसका आधा करेंगे तो वो रेडियस आएगा। अभी इस केस में रेडियस डिफाइन नहीं है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये जो है ना, देखो दोनों, जैसे तुम गले मिलोगे तो उसका पेट और तुम्हारा पेट थोड़ा सा एक दूसरे के अंदर जैसे लगेगा कि एक दूसरे के अंदर चला गया, ऐसे ही ये एक दूसरे के अंदर है। अब तो डाउट नहीं है ना। तो अब देखो, ऐसा लगता है मतलब जैसे कि थोड़ा सा तुम्हारा कंप्रेस हो रहा है और जिसके साथ तुम गले मिले हो उसका कंप्रेस हो रहा है, अगर तुम टाइटली अगर तुम गले मिले हो तो ये ऐसा ही है। तो ऑब्वियसली ओरिजिनल से तो थोड़ा कम ही आएगा, ठीक है। तो तुम ये समझ लो, बस दिमाग में फिट कर लो कि ओरिजिनल से थोड़ा कम आएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। एग्जाम में वही ओरिजिनल है। क्यों? तुम बोलोगे ओरिजिनल से कम है, तो तुम ओरिजिनल बताओ फिर ओरिजिनल तुम मेजर करके बता सकते। इसलिए हमेशा प्रैक्टिकली जो मिलता है उसी पर चलना है। हाँ, बस माइंड में अपने दिमाग में रखना है, उसको एग्जाम में बाहर नहीं निकालना है। समझ गया बात? एग्जाम में बाहर नहीं निकालना है कि एक्चुअल से कम है, वही एक्चुअल है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या होगा, ये रेडियस जो है, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को आधा कर दो, यही ना। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो उसको आधा कर दो, तो उसको हाफ कर दिए तो रेडियस आ जाएगा। ये जो रेडियस निकल के आएगा, ये रेडियस, इसको बोलेंगे आरसी। आरसी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाया ना। तो अब इसमें देखो, इसमें दो केस है। तो अभी तो हम पढ़ रहे थे क्या, इसका डिफिनेशन, इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स विच हैज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ये डिफाइन है मेनली, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे मान लो केस 1, इसमें दो केस है, व्हेन टू आइडेंटिकल एटम्स आर बॉन्डेड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे अगर तुम मान लो दो जिसके साथ गले मिल रहे हो वो भी तुम्हारे ही हाइट का है, तुम्हारे मतलब सब कुछ तुम्हारे जैसा ही ऑलमोस्ट, तो दोनों आइडेंटिकल है, तब वैसे के साथ अगर गले मिल रहे हो, तो यहाँ पर देखो दोनों हमने ए लिया है, मतलब दोनों आइडेंटिकल एटम, जैसे H2
H2Cl2 Br2 ये सब सिंगल बॉन्ड बनाता है और दोनों आइडेंटिकल एटम है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल्स है ना सारे। अभी इसके बारे में डिटेल में हम लोग कोवेलेंट ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, तो ये टेंशन नहीं लेना है कि बॉन्ड कैसे बना है क्या हुआ ये सब। जिसका पीरियोडिक टेबल का बेसिक मान लो नहीं भी क्लियर है या छूट गया था क्लास, तो वो बाद में क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो इसका डिस्टेंस का आधा करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ये कोवेलेंट रेडियस निकल जाएगा। क्लियर। तो ये है दोनों अगर सेम टाइप का आइटम है तब, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन कैन बी कैलकुलेटेड इन। कार्बन का कोवेलेंट रेडियस किस में कम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो ये तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। अब तुम बोलोगे इसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो अब ये इसका स्ट्रक्चर जो है ना बेसिक तुमको 10th में ये सब है, तो इतना हम मान के चलते हैं ये पता होना चाहिए। या अगर नहीं पता है तो बाद में केमिकल बॉन्डिंग आएगा या नोमेनक्लेचर आएगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, या पहले तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। आगे आंसर क्या होगा इसका आंसर। देखो इसमें ये चारों का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये C2H6 ये क्या है, अल्केन है, CnH2n+2। तो ये अल्केन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी किसी में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और ये तो बेंजीन है तो इसमें भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए। क्लियर। सिमिलरली इसका आंसर दो। देखो अभी इसका अगर स्ट्रक्चर तुमको अगर ड्रॉ करने नहीं आ रहा है तो फिर ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। और जिसको डिफिकल्टी हो रहा है वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद ये सब बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर ट्राई करके देखो अगर सॉल्व हो रहा है तो चलो जल्दी करो। आया आंसर क्या होगा, ए। यहाँ पर देखो ये दोनों क्या सेम एटम है, कोवेलेंट बॉन्ड तो है लेकिन दोनों सेम एटम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, समझ में आया। तो दोनों सेम एटम नहीं है, तो हमको चाहिए क्या, ये वैल्यू जो है ना जितना ज़्यादा क्लोज आए एग्जैक्ट वैल्यू के ऐसा चाहिए। तुम मान लो गले मिलोगे किसी बहुत ही मोटे आदमी के साथ जो तुमसे डबल या ट्रिपल मोटा है, और उस दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करके आधा करोगे तो वो एग्जैक्ट देगा क्या, अप्रॉक्स भी नहीं देगा। एग्जैक्ट तो खैर हम फाइंड ही नहीं कर सकते, अप्रॉक्स भी नहीं देगा, समझ में आया। तो बताओ अब कौन सा आंसर होगा, सी। आंसर इज सी। इसमें देखो सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, तो आंसर इज सी। अब तुम सोच रहा होगा कि ये थोड़ा अलग दिख रहा है, तो ये एक्चुअली ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, और यहाँ रेजोनेंस भी होता है, तो ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। उसके बाद तुमको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आंसर सी क्यों हुआ, ठीक है, मतलब डी क्यों नहीं हुआ। तो ये जो है ना ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर सेम एटम है सिंगल बॉन्ड है, तो इस टाइप का मत सोचो, अभी वो क्लियर होगा बाद में। केस 2 पढ़ाते हैं अब हम। केस 1 में क्या था, दोनों होना चाहिए आइडेंटिकल। अब क्या है कि अगर दोनों एटम डिफरेंट हो सकता है ना, when two different atoms are bonded by a single covalent bond, हो सकता है, जैसे HCl, HBr, HI, etc। तो इसमें देखो दो डिफरेंट एटम है, तो उस केस में एक होगा कोई बड़ा साइज का और दूसरा होगा छोटा साइज का होगा। तो उस केस में अगर तुमको दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो, इस केस में रेडियस तो एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, या पूछेगा भी तो वो एग्जैक्ट तो तुम बता नहीं सकते। एग्जैक्ट क्या मतलब, अप्रॉक्स भी नहीं बता सकते, क्योंकि एक बहुत मोटा है और एक बहुत पतला है। तो इस केस में तुमको डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियस पूछ सकता है, ठीक है। या मान लो रेडियस ही पूछा तो हम उसका आधा कर देंगे। अगर मान लो इसी का पूछा कि हाफ डिस्टेंस बताओ तो आधा कर देंगे। तो इस केस में डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होता है, RA प्लस RB, मतलब रेडियस ऑफ दिस प्लस रेडियस ऑफ दिस, माइनस 0.09 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये टर्म तुम्हारे लिए नया है,
ये टर्म तुम्हारे लिए नया है, तो इसके लिए आएंगे अभी इसी चैप्टर में, आगे आएगा ये टर्म इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो वहां पर ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी बस तुमको इसको लिख लो, और ये किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रम में, तो ये 0.09 आएगा। अगर इसी को तुम पिकोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये इसमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये भी लेना है पिकोमीटर में, समझ में आया। तो ये जो है ये शोमेकर एंड स्टीवंस साइंटिस्ट ने ये दिया था फॉर्मूला, तो नीचे लिख लो ये। अब यहाँ पर आर ए आर बी समझ में आया क्या है, रेडियस है ए और बी का। तो ये क्वेश्चन है फाइंड कोवेलेंट रेडियस ऑफ एच एफ मोलिक्यूल, तो इसको सोल्व करो, सब कुछ दिया हुआ है, सारे डेटा अवेलेबल है तुम्हारे पास, इसको ट्राई करो जल्दी से। कितना है आंसर, ये आएगा अप्रॉक्स 0.92 एंगस्ट्रम। ये सारे वैल्यू रख दो इस फॉर्मूले में, सब कुछ तो दिया हुआ है। ये रेडियस दिया हुआ है F2 का, तो इसका आधा लेंगे ना, 1.44 है F2 का, मतलब F2 के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसका हाफ लेंगे ना रेडियस, तो रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा लॉजिक लगाओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर सेम एटम हम ले रहे हैं, जैसे मान लो यही फॉर्मूला अगर हम इस पर अप्लाई करते, दोनों सेम एटम है, तो दोनों सेम एटम है, तो दोनों सेम एटम होगा, जैसे मान लो F2 होता तो यहाँ भी F और यहाँ भी F, तो दोनों का 4 ही होता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो 4 करते, जैसे इसमें 2 डिफरेंट एटम है ना, तो ये डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ले रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 4 - 2.1 1.9 आ रहा है। लेकिन अगर सेम एटम लेता तो ये कितना आता, डिफरेंस 0 आता, सेम एटम के लिए डिफरेंस 0 आता, तो ये वैल्यू कैंसिल, तो आर ए प्लस आर बी होना भी चाहिए लॉजिकली, ये लेंथ प्लस ये लेंथ मिला करके ये डिस्टेंस। तो अगर सेम एटम है, जैसे इसमें सेम एटम है, तो भी ये अप्लाई हो रहा है, मतलब ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, करने का ही मतलब। ठीक है, ये भी एग्जैक्ट नहीं देता, ये भी अप्रॉक्सी देता है। नेक्स्ट है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस का मतलब क्या है, ये मेटल के लिए डिफाइन होगा, मेनली फॉर मेटल्स, ऑब्वियसली नाम ही है मेटालिक रेडियस, तो ये मेटल्स के लिए होगा। अब ये मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, मतलब मेटल कैसे बॉन्ड बनाता है, अभी वो अपने को नहीं पढ़ना है, वो कहाँ आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ रेडियस के बारे में। तो मेटालिक रेडियस कैसे डिफाइन है, जैसा प्रीवियस था कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट रेडियस उसी टाइप का ये भी है। इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोज टचिंग मेटल्स। तो दो जो क्लोजेस्ट मेटल होगा मेटालिक बॉन्ड के थ्रू, जो सबसे 2 क्लोजेस्ट होगा मेटल, तो उस दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लेंगे और उसका हाफ करेंगे। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, 2 एटम एक दूसरे से बॉन्ड बनाया हुआ था, तो वो एक दूसरे के अंदर थोड़ा एंट्री कर गया था, लेकिन था तो बहुत ही क्लोज टच में। यहाँ पर क्या है, ये एंट्री नहीं करता, बस इसका बाउंड्री टच में होता है। ठीक है, तो जो 2 मेटल सबसे क्लोज होगा, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे और उसका हाफ करेंगे, तो ये आ जाएगा क्या, मेटालिक रेडियस। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड जो बनता है वो ऐसे रहता है मेटल्स। ठीक है, अब ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 12 में, एक चैप्टर ही है सॉलिड स्टेट, और केमिकल बॉन्डिंग में आएगा मेटालिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे हम, आर एम मतलब यहाँ एम मीन्स मेटालिक। ठीक है, तो ये मेटालिक रेडियस है, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस का मतलब ये दोनों के सेंटर के डिस्टेंस का हाफ होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है वेंडर वाल रेडियस। अब ये साइंटिस्ट का नाम है वेंडर वाल। इसमें देखो क्या है, ये मेनली वैलिड है किसके लिए, इनर्ट गैस के लिए। क्यों ऐसा, क्योंकि इनर्ट गैस आपस में बॉन्ड ही नहीं बनाता, आपस में क्या, किसी के साथ नॉर्मल कंडीशन में वो बॉन्ड ही नहीं बनाता, इसलिए तो उसका डिस्कवरी होने में काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि उसका कोई कंपाउंड जल्दी मिलेगा तब ना, समझ में आया बात। तो इसलिए वो जल्दी, मतलब वो जो है ना किसी के साथ, किसी एटम के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाता है, तो इसलिए उसका कंपाउंड नहीं मिल रहा था, इसलिए वो उसका डिस्कवरी बहुत ही लेट हुआ था। तो उसके लिए अब अगर वो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बना रहा है, आपस में भी नहीं बना रहा है, क्योंकि वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो इनर्ट गैस है, नाम ही है इनर्ट, तो वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो फिर उसका रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो तुम बोलोगे उसका सिंगल एटम लेंगे, तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, सिंगल एटम को लेना बहुत ही मुश्किल है। सिंगल एटम जो है
नेचर में एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो तुम उसको एक सिंगल एटम को पकड़ नहीं सकते। एक्सपेरिमेंटली भी एक सिंगल एटम को मतलब एक सिंगल एटम को लेकर के एक्सपेरिमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। समझ में आया बात? तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कोवेलेंट रेडियस में क्या था, H2Cl2 Br2, वो सिंगल एटम नहीं था, एक मॉलिक्यूल था। हमको पता है नेचर में H2 एग्जिस्ट करता है, N2O2 Cl2 Br2, तो वो सब एग्जिस्ट करता है। वो सब सिंगल एटम नहीं है, दो एक साथ है। जैसे रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ, यही ना, हस्बैंड वाइफ का मिलके फैमिली बनता है, वैसे ही वहां पर भी दो हाइड्रोजन मिल करके फैमिली बन रहा है, सिंगल हाइड्रोजन मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो तुम एक सिंगल को पकड़ ही नहीं सकते, तो कहां से हम रेडियस फाइंड करेंगे? इसलिए हम लोग कंबाइन दो का ले रहे थे और उसका आधा कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, ये हीलियम जो है, हीलियम नियॉन ऑर्गन इनर्ट गैस, वो कंबाइंड मिलेगा ही नहीं, तो तुम कैसे रेडियस फाइंड करोगे? और सिंगल पकड़ नहीं सकते, तो उसके लिए आया है ये वैन डेर वाल रेडियस। ठीक है, वैलिड मेनली फॉर इनर्ट गैस बट एग्जिस्ट इन नॉन मेटल ऑल्सो। तो ये मेनली है इनर्ट गैस के लिए, लेकिन ये जो डिफिनीशन है वो नॉन मेटल्स पर भी अप्लाई होता है। कैसे? जैसे मान लो इनर्ट गैस की बात ले रहे हैं, इनर्ट गैस का अगर केस ले रहे हैं, तो इनर्ट गैस जो है ना, जैसे मान लो इस रूम में, मान लो, या इस रूम में नहीं, किसी कंटेनर में तुमने ओनली इनर्ट गैस लिया, ओनली इनर्ट गैस, तो आपस में वो रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे हीलियम लिया मान लो, या नियॉन लिया, रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इधर से उधर गैस इधर से उधर दौड़ रहा है। जैसे रूम में 1 लाख मॉस्किटो मान लो तुमने रख दिया, 1 लाख, तो कोई एक दूसरे से मान लो टकरा भी रहा है, तो फिर एक दूसरे से सेपरेट हो जा रहा है। तो उसमें क्या है, इनर्ट गैस में क्या है, बहुत ही क्लोज नहीं आएगा। या मान लो तुमने थोड़ा सा कम मॉस्किटो लिया, मान लो 1 लाख नहीं, 1 लाख में तो ज़्यादा कुछ ना कुछ टकरा जाएगा। मान लो तुमने सिर्फ एक रूम में 20 या 30 मॉस्किटो लिया, तो एक दूसरे को टकराने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। लेकिन रैंडमली इधर से उधर घूम रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो बहुत ही क्लोज आकर के किसी के क्लोज से क्रॉस करेगा, होगा ना। रैंडमली इधर से उधर हो रहा है, तो जो कोई भी एक मॉस्किटो दूसरे मॉस्किटो के बगल से क्रॉस किया, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है उसमें क्या होगा, उसका जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जैसे ये एटम के बगल से क्रॉस कर रहा है, तो इससे कम डिस्टेंस नहीं आ रहा है। मान लो इतना पर आकर के फिर ये कम बैक कर लिया, या इधर चला गया, ठीक है, ऐसा मान लो हुआ, तो फिर क्या करेगा? अगर ऐसा हुआ तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे और उसका आधा करेंगे। अब तुम बोलोगे वो तो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तुम सिंगल का फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है अपने पास जो दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकता है। तो जो दो सेंटर जो सबसे क्लोज आया वैल्यू, अब तुम बोलोगे कोई इनर्ट गैस यहाँ होगा, जैसे एक मॉस्किटो यहाँ होगा, कोई मॉस्किटो इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, तो जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है वो नहीं लेना है, जो सबसे कम डिस्टेंस वाला मॉस्किटो होगा उस दोनों मॉस्किटो के बीच का डिस्टेंस लेंगे। क्लियर? तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लिए और उसका हाफ कर दिए। तो ये बस दिमाग में रखना है कि एक्चुअल से बड़ा आता है, ऐसा एग्जाम में नहीं बोलना है, नहीं लिखना है कि ये जो रेडियस है इनर्ट गैस का जो एक्सपेरिमेंट से लाए हैं ये ओरिजिनल से ज़्यादा है, तो तुम फिर ओरिजिनल फाइंड करके दिखाओ, इसी को हम लोग ओरिजिनल मानेंगे। ठीक है, वो बस मन में रखना है। हाँ, अगर मान लो कंपेयर करने की बात है कि कोवेलेंट से ये ज़्यादा होगा या कम होगा, तो दिमाग लगाओ तो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट तुमको पूछे एग्जैक्ट वैल्यू इसका बताओ, तो जो एक्सपेरिमेंट से आया है उसी को हम लोग ओरिजिनल मानेंगे। समझ में आया? तो ये जो डिस्टेंस है मतलब इसका हाफ, उसको बोलेंगे क्या? वैन डेर वाल रेडियस। तो वैन डेर वाल रेडियस जो है वो क्या है? ये डिस्टेंस का हाफ है। ठीक है, अब तुम दिमाग लगाओगे कि ये जो है ना, ये दोनों क्लोज आता अगर है, क्लोज अगर आ रहा है, तो इसमें तो दिख रहा है थोड़ा दूर, बट इसमें इसके क्लोज अगर आ रहा है जैसे गैस के लिए, तो फिर इतना क्लोज और क्यों नहीं क्लोज आ रहा है? और भी तो क्लोज आना चाहिए, तो बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू मिलता अपने को, मिलता ना। ये थोड़ा और क्लोज आता
तो हमको ऑलमोस्ट जो है ना, जैसा इसमें देखो ये टच कर रहा है मेटालिक रेडियस, तो इसमें जो वैल्यू आएगा वो ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट जो ये ओरिजिनल है उसके इक्वल आएगा। इसमें एक्यूरेसी लेवल बहुत कम है, इसमें एक्यूरेसी लेवल हाई है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन है। वैसे तो ये सब ये जो है इतना डीप में पढ़ना नहीं अपने को, बट फिर भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो जैसे मान लो तुम बाइक पर या साइकिल पर जाओ, तो तुम देखोगे 2-4 दिन में उस पर डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, होता है कि नहीं। या तुम हाथ से डस्ट पार्टिकल को ऐसे टच करो, चिपक जाएगा। उसके बाद तुम क्लीन मत करो, फिर से थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर रखो, डस्ट रखो, तो और थोड़ा चिपक जाएगा, होता है कि नहीं। या नहीं तो तुम क्या करो, आटा में फिंगर रखो, देखो तुम्हारा फिंगर पर टच करेगा, फिर से रखो तो देखोगे थोड़ा सा और आएगा। या और उसके ऊपर से थोड़ा सा रखो तो देखोगे थोड़ा सा ज़्यादा। अब तुम्हारा फिंगर कवर हो चुका है सरफेस, फिर भी उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल है या आटा जो भी है, तो तुम देखोगे कि उस डस्ट पार्टिकल के ऊपर दूसरा डस्ट पार्टिकल चिपक जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। नहीं तो फिर स्कूटी या बाइक या साइकिल में तो फिर तो एक लेयर आ गया डस्ट पार्टिकल का, तो दूसरा लेयर आता ही नहीं। लेकिन तुम अगर 1 साल तक अगर क्लीन नहीं किए तो देखोगे उसमें पता नहीं क्या क्या उसमें जो है ये मतलब कचरा के साथ साथ डस्ट पार्टिकल देखोगे तुम उसमें सब चिपक गया है और वो इजीली रिमूव नहीं होता है। तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बना, वहां पर कौन सा बॉन्ड बना। हाथ में अगर चिपक गया तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड है जस्ट लाइक वैंडरवाल, मतलब वैंडरवाल फोर्स। तो ये जस्ट चिपका हुआ है, स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है। समझ गया बात। हम इजीली इसको क्लीन करने के बाद रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में जो ये सेल्स वगैरह है, जिसको बायोलॉजी होगा वो सब पता ही होगा कि ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो ऐसा कोई साबुन है क्या जिससे हमारे फिंगर के जो सेल्स को हम क्लीन करके बाहर निकाल दें। समझ गए बात। क्योंकि वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है, सेल्स है, वो सब क्या है, स्ट्रांगली ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है। लेकिन ये डस्ट पार्टिकल आके चिपकता है, वो क्या है, सिंपल वैंडरवाल, वो जस्ट आकर के चिपक गया है, वो इजिली रिमूव होता है। समझ में आया। तो अब सवाल है क्यों चिपकता है। क्वेश्चन ये भी है कि क्यों आता है क्लोज। तो जैसे डस्ट पार्टिकल की बात करो, तो 2 डस्ट पार्टिकल अगर आएंगे, 2 डस्ट पार्टिकल, तो उसमें क्या होता है, चाहे कोई भी पार्टिकल हो, वो बना है किससे, एटम से। एटम में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सेंटर में न्यूट्रॉन भी होता है, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। तो कोई भी डस्ट पार्टिकल है, ये मान लो ये डस्ट पार्टिकल, उसके बगल में आया दूसरा डस्ट पार्टिकल, इसको कोई बॉन्ड नहीं बनाना है, मतलब जस्ट लाइक इनर्ट गैस, बॉन्ड नहीं बनाना है, इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसके सेंटर में क्या है, इसके सेंटर में क्या है, प्रोटॉन है। न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है ना, तो यहाँ पर प्रोटॉन है सेंटर में, इसके पास भी प्रोटॉन है कि नहीं। तो क्या होगा, देखो इसको थोड़ा हम बड़ा दिखा रहे हैं। ये तो 2 अगर मान लो डस्ट पार्टिकल, ऐसा मत सोचो कि ये डस्ट पार्टिकल है तो इतना बड़ा क्यों, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ये डस्ट पार्टिकल और ये डस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो 2 डस्ट पार्टिकल अगर आए तो ये है सेंटर प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन है, इसके पास भी होगा सेंटर में प्रोटॉन, ठीक है। अब देखो इसको जरूरत नहीं है, इसका एक तरह से ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको कोई बॉन्ड नहीं बनाना है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है अब इसके प्रोटॉन को देखेगा ना, इसके प्रोटॉन को देखेगा कि अरे ये भी प्लस चार्ज तो इधर भी है, प्लस चार्ज तो इधर भी है ना। जैसे मान लो तुम अपने घर में खाना खा के रोड पर निकले और कहीं पर पार्टी हो रहा है, खाना तुम खा लिए हो, लेकिन उसका स्मेल तुमको अट्रैक्ट करेगा, तो तुम बगल से क्रॉस हो जाओगे, लेकिन खाने जाओगे नहीं, यही ना होगा। तुम बगल से क्रॉस हो जाओगे, मतलब उसके बगल से चले जाओगे, लेकिन खाने जाओगे क्या। तो ये वैसा ही है, तुम कितना भी क्लोज जाओ, एग्जैक्टली खाना जहां पर है वहां पर नहीं जाओगे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करोगे। तो ये ऐसा ही है, समझ में आया। तो ये इसको देखेगा, इसके प्रोटॉन को, और ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन को, ठीक है। तो ये चाहेगा क्या, अरे इधर भी प्रोटॉन है, तो ये भी चाहेगा इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर आना, इधर थोड़ा सा इसको इधर
इधर तो है ही, ये तो इसका खुद का है, इधर भी थोड़ा सा है, ठीक है। क्या क्या न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है ना। हाँ अभी आप देखो ना, अभी अब क्या हुआ, इसका मन है इधर जाने का, जैसे तुम्हारा मन है थोड़ा सा वो पार्टी में जो है थोड़ा सा खाने के बाद भी तुम घर में नॉर्मल खाए हो और वहां पर तो सब कुछ है ना, स्पेशल है, आइसक्रीम है, वो खाने के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन वहां पर तुमको इनवाइट नहीं किया गया है, तो तुम बगल से जो है रोड के बगल में है तो तुम उधर से चले जाओगे, लेकिन वहां नहीं जाओगे, क्यों? सिक्योरिटी गार्ड है, वो तुमको जाने ही नहीं देगा। समझ गया बात? तुमको इनवाइट नहीं मिला है तो तुम कैसे जाओगे? तो ये जो है इसको आने का मन है, लेकिन जब जब ये आना चाहेगा थोड़ा सा, जब ये थोड़ा पास आया तो क्या हुआ, पास आया तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन भी तो होगा, रिपल्सन भी तो होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए ये सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, इसके लिए ये तो पास आ सकता है लेकिन ज्यादा क्लोज नहीं आ सकता। तो ये वैसा ही है। अभी भी डाउट है क्या? समझ में आया? तो ये ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, तुम पास आ जाओगे या थोड़ा देर खड़े रहोगे, स्मेल लोगे, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक सकते, कोई बॉन्ड नहीं बना है, ठीक है। तो इसलिए ये इसको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब ये एक तरह से ज्यादा क्लोज तो आया ही नहीं है ना, आसपास है, तो ये उसी टाइप का है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट, अब देखो ये तो हो गया इनर्ट गैस की बात है। केमिस्ट्री में क्या है, स्पेशली इनऑर्गेनिक में, तुम इसको जो है ना, इसको या तो याद रख लो सब कुछ, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन घुमा दिया तो घूम जाओ, इसलिए इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ें तो आसान होता है, क्योंकि ये सब जो है ये सब के बारे में तुम डायरेक्टली सोच ही नहीं सकते। एटम को किसने देखा है? ठीक है, तो हम जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल तुमको बना दे रहे हैं, जिससे कि मतलब सिंपल वे में एक्सप्लेन करें, तुमको ये दोबारा जो है कभी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें नॉन मेटल में, नॉन मेटल में ये दो नॉन मेटल है, जैसे ये H2 ये H2, तो दो नॉन मेटल है। अब क्या हुआ, ये जा रहे हैं दोनों, ये जा रहे हैं दोनों, ये H2 ये H2, लेकिन इसका और इसका, ये जैसे इस रूम में मान लो बहुत सारे गैस है, ऑक्सीजन गैस है ना, तो ऑक्सीजन गैस है और भी नाइट्रोजन गैस है, तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों आपस में टकरा रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल है, तो क्योंकि उसको इससे मतलब नहीं है, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको भी इससे मतलब नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना। तो ये जो है अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो होता क्या है, ये इसका सेंटर इसके बगल से, ये बहुत सारे अगर गैस है तो इसके बगल से ये क्रॉस करेगा कि नहीं, जैसे रूम में बहुत सारे गैस है O2, तो कोई ना कोई O2 किसी न किसी O2 के बगल से क्रॉस करेगा, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, और ये बगल से जब क्रॉस कर रहा है तो इसका भी प्रोटॉन, ये प्रोटॉन नहीं इसका इलेक्ट्रॉन, हाँ एक चीज और इसमें मैं एक चीज बताना भूल गया, ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को जो है अट्रैक्ट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को जब पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, साथ में प्रोटॉन प्रोटॉन में भी थोड़ा रिपल्सन होना शुरू होगा, इसलिए एक डिस्टेंस के बाद वो आगे नहीं बढ़ता। तो ये जो है ना बगल में आएगा लेकिन ज्यादा क्लोज नहीं आ पाएगा, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है कुछ ना कुछ तो होगा, उस टाइम दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस आ गया, और इसको हाफ करोगे, इसको हाफ करोगे तो ये वैन डेर वाल्स रेडियस आएगा। अब तुम बोलोगे इससे तो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसमें भी तो बड़ा ही दिख रहा था, तुमको उससे मतलब नहीं है बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है, तुमको अगर पूछा गया है वैन डेर वाल्स रेडियस बताओ, तो तुमको क्या करना है, ये डिस्टेंस का हाफ ले देना है। ये डिस्टेंस क्या है, मिनिमम अप्रोचिंग डिस्टेंस, मतलब इसके अप्रोच करने के बाद जो मिनिमम डिस्टेंस है उसका आधा लेना है। क्लियर है? समझ में आया वैन डेर वाल्स रेडियस? तो देखो नॉन मेटल्स में भी एग्जिस्ट करता है, नॉन मेटल्स में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे मूवी में क्या होता है, मूवी में जो है ना ये विलन है, इस पर शादी हो चुकी है, और ये हीरो है और ये हीरोइन है। अब ये विलन जो है ना ये जा रहा है ये अपनी वाइफ के साथ, लेकिन वो देख रहा है हीरोइन को, तो ऐसा तो नहीं कि उसको बोलेगा कि अब तुम इस हीरो का साथ छोड़ दो मेरे साथ आ जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। तो अब तो क्लियर है ना? ठीक है, तो ये किस में, नॉन मेटल्स में ये वैन डेर वाल्स जो है ये भी रेडियस एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? इन नॉन मेटल्स वैन डेर वाल्स रेडियस को एग्जिस्ट विथ कोवेलेंट रेडियस। तो देखो कोवेलेंट रेडियस के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड तो था ही, कोवेलेंट बॉन्ड तो था ही ना, उसके साथ साथ क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ ये वैन डेर वाल्स रेडियस भी है।
है ना, तो दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। कोवेलेंट तो है ही आरसी, और साथ में ये जो डिस्टेंस है ये आधा, इसको हाफ करेंगे तो वो क्या होगा, ये वेंडरवाल रेडियस भी होगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको नहीं तो डी वी कर देते हम, मतलब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस एक तरह से ये वेंडरवाल डिस्टेंस है। ठीक है, तो वेंडरवाल डिस्टेंस हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, या नहीं तो ऐसा करते हैं इसको, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है दिस इज आर वी होगा, ठीक होगा। इन जनरल अब देखो, अगर मान लो एक ही टाइप का है एलिमेंट, ये कोई एटम, वो जो है मेटालिक भी फॉर्म करता है। वैसे तो ऐसे प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मेटल्स के लिए मेटालिक बॉन्ड है, बट एग्जाम में मान लो हाइपोथेटिकल केस तुमको पूछ दिया कि इन जनरल बताओ कि इसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और ये वेंडरवाल मतलब रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वेंडरवाल रेडियस और मेटालिक रेडियस, उसमें सबसे बड़ा किसका आएगा, वेंडरवाल आएगा, क्योंकि हमको पता है वो ओरिजिनल से थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं बोलना है इसका रीजन कि ये ओरिजिनल से ज़्यादा है। ये मेजरमेंट करने का तरीका है जो ज़्यादा देता है, मतलब वैल्यू ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, तो वेंडरवाल ज़्यादा होगा और सबसे एक्यूरेट किसका आएगा, मेटल का, और ये थोड़ा सा कम आएगा कोवेलेंट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये इनर्ट गैस के लिए भी डिफाइन है और नॉन मेटल के लिए भी, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा कभी कभी डिफिकल्ट आया तो ऐसा क्वेश्चन घुमा सकता है कि अब बताओ इनर्ट गैस और नॉन मेटल इस दोनों में से किसका वेंडरवाल रेडियस ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर नॉन मेटल्स के लिए, अब ऐसा मत सोचो कि हमने इसको थोड़ा बड़ा दिखाया है। ठीक है, देखो इनर्ट गैस का जो है ना रेडियस ये ज़्यादा आता है कंपेयर टू दिस। क्यों ऐसा, अब इस वैसे तो ये भी ज़्यादा पास नहीं आ सकती। इसमें क्या है, इसमें देखो ये इनर्ट गैस है, इसको ये शादी नहीं करता, ये जो है ये क्या है, ये शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हीरोइन को देखेगा तो उधर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। तो अब बताओ दोनों में कम होगा कौन, इसके बगल से हीरोइन चले जाए इसको कोई मतलब नहीं। तो ये इनर्ट है, नाम ही इनर्ट गैस, तो अब याद रहेगा। ठीक है, ये जो है ना, ये मतलब एग्जाम में अगर पूछ दिया तो जनरली इसको आंसर देना डिफिकल्ट होता है, स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो अब तो नहीं भूलोगे ना। चलो क्वेश्चन लिखो क्या, सॉल्व करो ना क्वेश्चन, तो लिख क्या आएगा आंसर, सिंपल है। तो इसमें क्या है, 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी फाइंड डिफरेंट रेडियस, ये जो लिखा हुआ है रेडी, इसका मतलब रेडियस, या न्यूक्लियस के लिए भी कभी कभी न्यूक्लियर ही लिखा हुआ था, तो वो न्यूक्लियस ही है ऑफ एन एटम एज। अब 3 डेटा दिया हुआ है तुमको, उसके बाद पूछ रहा है देयर रिजल्ट्स मे बी। तो देखो सबसे ज़्यादा जो होगा वो किसके लिए होगा, वेंडरवाल रेडियस के लिए, और सबसे जो कम होगा वो, सबसे जो कम होगा 2.1 वो किसके लिए, कोवेलेंट के लिए। तो सबसे कम किसके लिए, किसका है, सी का है ना, तो बताओ आंसर क्या होगा, डी होगा, सिंपल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आयनिक रेडियस, ये लास्ट है आयनिक रेडियस। तो इसमें देखो, अब इसमें 2 टाइप होंगे, कैटायनिक और एनायनिक। कैटायनिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, मतलब प्लस चार्ज आना। कैटायन कब फॉर्म होगा, जब उस पर प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे मान लो Mg है, ठीक है, मान लो Mg है, तो Mg जो है क्या करेगा, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, Mg का बताओ तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो यही होगा ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रल है तो 12, तो कितने ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट है ना। फर्स्ट में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड में 8, थर्ड में 2 होगा। अब इसमें से तुमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ये लास्ट में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 3s में एक बचेगा, अब एक रिमेनिंग है, 1 रिमेनिंग है ना। तो ये जो है ये 1 रिमेनिंग है, तो लास्ट ऑर्बिट में अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेंटर में प्रोटॉन क्या है, सेंटर में प्रोटॉन ज़्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। तो इस दोनों में प्रोटॉन सेम था, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया, पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था। तो इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा पास आना चाह रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन सब में जो है, और खुद की ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें भी थोड़ा रिपल्सन होता था।
इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन घटने से थोड़ा रिपल्सन कम होगा, ठीक है। तो ये सेंटर के थोड़ा सा ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो इसका साइज कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम कम हो गया, प्रोटॉन तो उतना ही है, तो प्रोटॉन जो है ना बचे हुए रिमेनिंग जो जो बच गया है इलेक्ट्रॉन उसको ज्यादा टाइटली पुल करेगा। तो मोर अट्रैक्शन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेंटर देन एमजी। एमजी और एमजी प्लस में साइज किसका छोटा, एमजी प्लस का साइज छोटा होगा, ठीक है। तो ये लिख लो। चलो अब इसमें बताओ तो जल्दी जल्दी, Na और Na प्लस में तो ये इसका साइज छोटा होगा, इसमें देखो अभी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए फिर 4 निकाल दिए, जितना जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना साइज कम कम होते जाएगा इसमें, तो ये वैसा ही है, ठीक है, सिंपल है, लिखो जल्दी। नेक्स्ट है एनायनिक रेडियस। अभी हम लोग पढ़े हैं कैटायनिक रेडियस के बारे में। कैटायनिक रेडियस का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उस पर क्या आता है, चार्ज आता है प्लस, तो वो बन गया कैटायन। तो कैटायन बनने के बाद जो रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड कैटायनिक रेडियस। ये है एनायनिक रेडियस। तो एनायनिक रेडियस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आने के बाद, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एटम माइनस चार्ज उस पर आता है, तो वो बन जाता है एनायन। एनायन का मतलब है निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 ना, तो 1s2 2s2 2p5। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे इसका मतलब उस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, प्रोटॉन तो सेंटर में है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया नियॉन के जैसा, नियॉन के पास 10 होता है ना इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6। तो अब देखो प्रोटॉन तो उतना ही है, कितना, 9, जब ये न्यूट्रल था तो 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब इस पर माइनस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन तो उतना ही है, तो इसका मतलब रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा ना। तो रिपल्सन अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब देखो रिपल्सन ज़्यादा है तो इसमें अट्रैक्शन लेस होगा, अट्रैक्शन लेस होगा। तो इसमें 9 प्रोटॉन है 9 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, यही ना। तो इस केस में अट्रैक्शन कम होगा और रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो इसका साइज थोड़ा बढ़ेगा। रिवर्स ऑफ कैटायन, कैटायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो अट्रैक्शन ज़्यादा, इसलिए हमने एरो भी थोड़ा सा बड़ा दिखाया, यहाँ थोड़ा छोटा कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने से रिपल्सन थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। तो जैसे मान लो एक आदमी का जो है, एक आदमी की एक ही बीवी है और एक आदमी ने 3 शादी किया हुआ है, तो अब जो है ना उस जिसके 3 वाइफ है उसको अट्रैक्शन वाइफ से उतना ज़्यादा होगा जितना एक का अगर एक सिंगल वाइफ है तो नहीं होगा, क्योंकि उसके तीनों वाइफ में थोड़ा रिपल्सन भी है। अब क्लियर हुआ। तो ये जो है इसका रिपल्सन थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, एक्स्ट्रा आने से, क्योंकि प्रोटॉन तो उतना ही है, प्रोटॉन तो उतना ही है। अब किसी के फैमिली में 4 लोग हैं और सबके एक एक शादी हुआ है तो वहाँ पर अट्रैक्शन सेम है, मतलब वहाँ पर रिपल्सन नहीं है। तो यहाँ 9 प्रोटॉन है तो 9 इलेक्ट्रॉन है, तुम ऐसे रेशियो में सोच सकते हो। यहाँ पर क्या हो गया, 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, समझ में आया। यहाँ पर प्रॉब्लम है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो गया, रेशियो बिगड़ गया, यही हुआ ना, रेशियो बिगड़ गया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रिपल्सन जो है ज़्यादा होगा तो साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो भी चेक कर सकते हैं, उससे भी हमको समझ में आ जाएगा कि मतलब ये तुम रेशियो लोगे तो क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, और यहाँ पर रेशियो 1 है, तो उससे भी तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो तो इस केस में क्या होगा, F माइनस का साइज F से ज़्यादा होगा ना। अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा किसका, Br प्लस Br माइनस Br, किसका, Br माइनस का, और सबसे कम प्लस और न्यूट्रल होगा बीच में। तो ये तो आसान है। सिमिलरली इसमें बताओ 2 माइनस का सबसे ज़्यादा और ये सबसे कम हो, यही होगा ना। चलो नेक्स्ट, N3 माइनस सबसे ज़्यादा होगा,
फिर ये अभी तो हमने सीरियल ऑर्डर में लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में तुमको सीरियल ऑर्डर में नहीं आएगा, तो वहाँ पर तुमको थोड़ा सा खुद से फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर देखो सेम एटम अगर है, सेम एटम है तो प्रोटॉन उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। समझ में आया? तो इसमें तो सीधा है कि जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन उतना, जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन उतना बढ़ेगा, जितना ज़्यादा होगा उतना रिपल्सन बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा। चलो अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट रेडियस। अब तुम सोचोगे इसमें कैसे हम फाइंड करें, इसमें ये तो थोड़ा अलग ही दिख रहा है क्वेश्चन। तो एक्चुअली इसको फाइंड करने के लिए जब हम एग्जाम देने जाएंगे उस टाइम ये चैप्टर भी कंप्लीट है और सिलेबस भी कंप्लीट है। तो आगे आएगा रेडॉक्स चैप्टर, वहाँ पर पता चलेगा कि ये जो Cr है क्रोमियम, उस पर चार्ज क्या है। यहाँ पर लार्जेस्ट रेडियस पूछ रहा है, तो किसका, ये कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जो सेंट्रल एटम है, मतलब इसमें क्रोमियम सब में कॉमन है ना, तो क्रोमियम जो है उसके बारे में तुमको पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट रेडियस, या नहीं तो इसमें ऐड ही कर लो, ऑफ Cr, ठीक है। तो अब इसमें देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो सब में चार्ज फाइंड कर लो, जैसे इसमें जस्ट लाइक MgCl2 है कि नहीं, MgCl2 पर क्या चार्ज होता है, Mg पर क्या चार्ज होता है, प्लस कितना 2, और 2Cl माइनस, 2Cl माइनस उसको बैलेंस करता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर क्रोमियम पर चार्ज है +2, यहाँ पर चार्ज क्या है ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, और इसमें कितना रखे चार्ज की बैलेंस हो जाए, -2 और इंटू 7 कितना, -14। तो अब इस पर कितना होगा चार्ज की बैलेंस कर ले, +7 होगा, तभी तो बैलेंस करेगा, +7 इंटू 2 +14, और ये -2 इंटू 7 -14, टोटल बैलेंस हो गया। तो ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रेडॉक्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी तुम लॉजिक से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसको x मान लो और इसको -2, तो उससे आ जाएगा x की वैल्यू +7, तो ये हो गया +7। चलो इसका बताओ, +3, ये टोटल कितना आएगा, -2 इंटू 3 -6, तो ये इस पर आना चाहिए +3। अब बोलोगे इसका कैसे फाइंड करें, तो देखो ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल है, बाद में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, तो इस पर भी न्यूट्रल होगा, तो या तो यहाँ 0 ऊपर रखते हैं या नहीं तो नीचे दिखाओ 0। तो अब बताओ, तो आंसर क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट ना, तो आंसर विल बी डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। अब इसका मतलब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन सेम रहे, आइसो का मतलब ही होता है सेम। तो अब बताओ ये तीनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन है या नहीं, देख लो, तीनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इसके पास भी है, देख लो, बेरिलियम 2+, बेरिलियम के पास होता है कितना, 4, 2 निकल गया तो 2, हीलियम के पास 2, सेम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें देखो, इसमें सबके पास, कार्बन के पास होता है 6, एटॉमिक नंबर 6 है ना, तो प्रोटॉन कितना होगा, कार्बन के पास प्रोटॉन 6 ही होगा, तो प्रोटॉन तो उतना ही होगा, प्रोटॉन में नो चेंज, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गया है 10, क्यों, क्योंकि 4 माइनस आ गया, 4 माइनस आ गया ना। सिमिलरली नाइट्रोजन के पास होता है 7, लेकिन 3 माइनस 10 हो गया। यहाँ पर हमने सीरियल ऑर्डर में दे दिया है, तो तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो गया है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं दे सकता है, नहीं क्या नहीं देगा, ठीक है, सीरियल ऑर्डर में नहीं देगा तुमको, मतलब ऑप्शन देगा तुमको 4, तो कोई भी 4 ऑर्डर देगा तो उसमें से एक रहेगा राइट, ठीक है। अभी तो हमने आसान कर दिया है। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है तो देखो इसमें थोड़ा ट्रिक तुम यूज करो, मतलब ट्रिक खुद से भी तुम सोच सकते हो, जितना माइनस चार्ज आएगा उतना साइज बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन जो है उसमें सब में तो सेम है, लेकिन प्रोटॉन इसमें कम हो रहा है, या इनडायरेक्टली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिसके पास प्रोटॉन कम है उसका साइज बड़ा है। देखो ना, इसके पास प्रोटॉन कम है ना, तो इसमें हस्बैंड लेस है और वाइफ ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, इसमें हस्बैंड ज़्यादा है, वाइफ कम है, ठीक है। तो ये इस केस में जो है, इस केस में सबसे कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ही कम पड़ गया, प्रोटॉन ज़्यादा है। तो साइज एटॉमिक नंबर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं, जितना कम है
ये ये एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, उतना साइज बड़ा है। देख लो, प्रोटॉन जितना कम और जिसका प्रोटॉन सबसे ज्यादा। लेकिन ये कब? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है तब। क्लियर है? चलो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन सोल्व करो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज? क्या क्या आंसर आया? फर्स्ट और चलो सब टोटल ट्राई करो, पहले पहले खुद से ट्राई करो, हम एक्सप्लेन करते हैं। आगे आंसर ये होगा कि नहीं? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और ये 2 हाइड्रोजन, तो 10 हो गया। ये 7 और 3 10 और इसमें कार्बन 6 और हाइड्रोजन 3, तो 6 + 3 9 और माइनस 10, तो ये तो होगा। इसमें काउंट कर लो, नाइट्रोजन कितना होता है? 7, तो 7 × 2 14 प्लस इसका कितना होता है? 8, तो कितना हुआ? 14 + 8 22, और इसका भी 22 ही होगा। तुम चेक कर लो, ये कार्बन 6 और ये कितना 16 और 6 कितना 22 होगा, तो ये भी आंसर। इसमें भी तुम चेक कर लो, ये भी है आंसर। ठीक है, ये भी आंसर है। ये इसमें कितना 10 और ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी आंसर है। ये इसमें तो 22 अभी देखे हैं, और N2 ये दोनों तो पेयर है ही। ये देखना है सिर्फ, ये नहीं है, इसका ज्यादा है। ये कितना 16 और 7, तो ये 23, तो ये नहीं होगा, तो ये इसको टिक नहीं करना है। Cl माइनस का कितना आएगा? Cl का कितना होता है 17 ना, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 18 होगा, और K का कितना होता है 19, एक गया तो कितना? Ca का होता है 20, एक गया 2 गया तो 18, सल्फर का होता है 16, 2 आया तो 18 हो गया। क्लियर? देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन में अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करो, Cl के जस्ट ऊपर क्या है? F फ्लोरीन है, तो उसका F माइनस लो। इसके जस्ट ऊपर ऑक्सीजन है, उसका ऑक्सीजन है ना इसके ऊपर, वो -2 लो, और इसके जस्ट ऊपर, तो देखो उससे तुमको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, ये सिंबल है इंक्रीजिंग का, ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो यही मेंस में आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले किसका इंक्रीजिंग है ना, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, पहले तो ये देखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर नहीं रहे तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो। ठीक है, उस केस में इलेक्ट्रॉन को हम प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे और रेशियो देखते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन तुमको वही देगा, क्या देगा? सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही रहेगा, मैक्सिमम टाइम ऐसे ही रहता है। चलो नेक्स्ट, हाँ तो इसमें क्या आया? Mg2 + Na+। हाँ एक चीज और, कभी कभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं दे रहा है तो तुमको ये भी देखना है कि अगर डिफरेंट है तो ऑर्बिट ज्यादा है किसका है और ऑर्बिट कम किसका है, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तब तो उसके बाद आइडिया लग जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो ये बताओ, इसमें सबसे पहले किसका आएगा? ये इंक्रीजिंग है ना, तो सबसे पहले Mg2 +, उसके बाद Na+, उसके बाद फ्लोरीन माइनस, और लास्ट में O-2 होगा, O2- लास्ट में होगा ना। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड का बताओ, सेकंड का सबसे पहले, ये तो ऑर्डर ये आया इंक्रीजिंग ऑर्डर ना। इसमें कौन सा? Ca2+ सबसे कम होगा, ये तो बहुत ही आसान है। Ca2+, उसके बाद K+, उसके बाद Cl-, और लास्ट में S2-। ये इसमें सल्फर से जस्ट ऊपर ऑक्सीजन, पोटेशियम से जस्ट ऊपर सोडियम, ये कैल्शियम से जस्ट ऊपर Mg, और क्लोरीन से जस्ट ऊपर फ्लोरीन। तो दोनों एक तरह से सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों एक तरह से भाई ही है। तो इससे ऊपर गए तो तुमको ऑर्डर पता है, तो वही ऑर्डर में इसी टाइप का ये भी चलेगा। प्रोटॉन जिसका ज्यादा होगा तो उसका साइज कम होगा ना। इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो इन्वर्सली होगा ना रिलेशन, इन्वर्सली रिलेशन आएगा। तो इसमें तुमको ये देखना है कि ये जो है ये
आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। तो उससे ऊपर वाले से तुम आइडिया लगा सकते हो, उससे ऊपर जस्ट ऊपर वाले जो है ना, उससे तुमको समझ में आ जाएगा कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में हम लोग डिटेल में पढ़ ही लिए। एक मिनट, इसमें ये जो ट्रिक जो हमने बताया उसमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि ये जैसे तुम अगर मान लो सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन ले रहे हो, तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों में ही डी ब्लॉक का इफेक्ट नहीं है, तो फिर ये दोनों जो है ना, दोनों एक जैसा तुमको दिख रहा है। लेकिन अगर तुम ले रहे हो गैलियम, तो गैलियम में अगर गैलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और इसके जस्ट ऊपर है एल्युमिनियम, और देखो कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो कैल्शियम 20 में से 2 गया, कितना 18। पोटेशियम से 1 निकालो K+, तो भी 18, और गैलियम से 2 निकालो तो 18 नहीं आएगा, 2 नहीं मतलब 3 निकाल दो तो 18 नहीं आएगा। लेकिन इसके ऊपर एल्युमिनियम है, Al3+, यहाँ से 3 निकालो, यहाँ से 2 निकालो, यहाँ से 1 निकालो, सारे सबका जो है इलेक्ट्रॉन सेम ही आएगा। Al से का 3+ मतलब कितना 10, इसका 2+ भी 10, इसका 1+ भी 10। लेकिन उसके नीचे वाला जो है ना गैलियम का 3+ और इसका 2+ और इसका 1+ सेम नहीं आएगा, क्योंकि बीच में ये आ गया, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक अप्लाई करते टाइम कि उसके ऊपर वाला देखो, तो वो ट्रिक हम अप्लाई करेंगे कब, जब डी ब्लॉक का इफेक्ट नहीं है, मतलब इस दोनों के लिए। या मान लो तुम ये दोनों ले रहे हो तो दोनों में डी का इफेक्ट है, तो फिर काम कर जाएगा। इसलिए बेटर है कि तुम एटॉमिक नंबर सही चलो। ठीक है, उतना क्यों दिमाग लगाना है जिसमें कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, ये था लास्ट लेक्चर का होमवर्क। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सब आपसे सॉल्व हो गया होगा। तो ये हमने इसका आंसर लिखा है, बट सारे आंसर नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये सब पीरियड निकालना और ग्रुप निकालना आसान है, ब्लॉक निकालना में थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। वैसे तो ब्लॉक पता चल गया तो फिर उसके बाद ही ग्रुप हम डिफाइंड कर सकते हैं। तो पहला तो काम है ये ब्लॉक निकालना, तो ये आसान है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है तो पी में होगा, ब्लॉक पी होगा ना। और ये इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आया होगा एस, क्योंकि 1s2 है, बट ये हीलियम है। एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज करता है, हीलियम है ये 1s2, तो ये जो है सेकेंड ग्रुप में नहीं है, ये कहाँ है, लास्ट में, यही ना। तो ये लास्ट में है, मतलब ये पी ब्लॉक में है, ये 18th ग्रुप में है, सेकेंड ग्रुप में नहीं, ये है पी ब्लॉक में, लास्ट में। तो ये हीलियम है, तो इसके लिए क्या होगा, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा पी ब्लॉक, मीन्स 18th लास्ट है ना ये इनर्ट गैस के साथ, तो 18th ग्रुप होगा। और इसका पीरियड कौन सा होगा, फर्स्ट पीरियड में है ना ये, तो पीरियड होगा 1। क्लियर। चलो अब इसमें देखो, यहाँ भी 3p6, तो ये इनर्ट गैस का है, तो इनर्ट गैस का है तो 18th पीरियड, ये सॉरी ग्रुप 18th, और ब्लॉक होगा P, और पीरियड कौन सा होगा, लास्ट जो n का वैल्यू है 3, तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में है ना ये। चलो नेक्स्ट, इसमें बताओ ये कौन सा ब्लॉक का है, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो F तो कंप्लीट हो चुका है और D में एंट्री कर गया है, और D में अभी 4 ही आया है, इसका मतलब D में ही है, ये आगे बढ़ गया D से, D में ही है ना, तो ये D ब्लॉक में होगा। क्लियर। और पीरियड कौन सा, तो लास्ट n का वैल्यू 7, मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, तो 7। और ग्रुप कौन सा, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखो D में है, तो D में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब D ब्लॉक का अगर एलिमेंट है, तो S में जितना और D में इतना जितना उसको ऐड कर दो। तो D में कितना है 4, और S में कितना है 2, तो दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, ये D में 4 और ये इसमें 2, तो ये 6, ये ग्रुप आया 6 ना, पीरियड तो 7 है ना, तो ग्रुप 6 आएगा, 4+2, नहीं तो यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, ये क्या कैसे आएगा, 4+2 आएगा। ठीक है, तो 4+2 = 6। चलो नेक्स्ट, इसमें बताओ तो, देखो अभी F में कितना इलेक्ट्रॉन है, F में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एंट्री किया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, और D में किसी किसी में तो 1 तो रहता ही है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए है, समझ में आया, ये कंफ्यूज करने के लिए है। तो ये और ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ऐसा ये कंफ्यूज कर सकता है तुमको, और एक ये कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि D में है, बट D में नहीं है, वो F में है, तो ये कौन सा ब्लॉक होगा, F ब्लॉक। तो F ब्लॉक होगा, तो F ब्लॉक के लिए ग्रुप तो 3 फिक्स है। अब पीरियड की बात है, तो लास्ट
6 हाईएस्ट मतलब, ठीक है। इसमें बताओ तो ये जो है ना, ये भी तो एक्सेप्शन ही है, जैसा कॉपर था उस टाइप का। तो ये जो है 4D में क्रोमियम के नीचे जैसा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? डी में, ठीक है। तो कितना होगा? ये डी ब्लॉक होगा, और ये पीरियड नंबर 5 और ग्रुप 6, 5 + 1 ना। चलो नेक्स्ट, ये तो आसान है, 6s1 है तो s में होगा 6 और ये फर्स्ट ग्रुप में होगा। इसमें देखो, इसमें p तक पहुंच गया है, p में 2 है तो p में गया है तो d और f कंप्लीट करके आया है। तो ये तो आसान है, p में गया और लास्ट ये हाईएस्ट वैल्यू 6 है और p में चला गया तो 10 और 2 ऐड करेंगे उसमें p के नंबर में, p का जो इलेक्ट्रॉन है, तो 10 + 2 + 2 तो p में 14 तक गया होगा। क्लियर? अब ये भी 2 में 2p4 है तो p में 4 तक गया है। तो p में अगर 4 नंबर तक गया है तो p में 4 तक गया है अगर, ठीक है, तो 4 तक गया है तो उससे पहले 2 और 10 आ गया होगा। तो 10 + 2 + 4 16, तो 16 आएगा। क्लियर? अब ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सा आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस यूरेनिक? तो इसमें कौन सा है ट्रांस यूरेनिक? तो देखो, यूरेनियम के बाद जो है वही होगा ना। तो यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, तो 92 के बाद कौन सा है? 94, एक ही तो ऑप्शन है। क्लियर है? तो एक ही तो ऑप्शन है ए। चलो नेक्स्ट, अब इसमें देखो UUQ, इसका मतलब क्या है? तो अब देखो, ये U किसके लिए था? अन, याद है? Q था क्वेड का स्टार्टिंग Q, तो ये 114, बेसिकली ये 114 है एटॉमिक नंबर इसका, समझ में आया? तो 114 है तो बताओ तो किस फैमिली से बिलोंग करता होगा वो? 114 है, सोच लो, 118 से कितना पीछे? 4, तो 118 से 4 पीछे है तो कौन से ब्लॉक में होगा? पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, कौन सा? पी ब्लॉक में होगा। अब पी ब्लॉक में भी अब क्वेश्चन है कि किसके नीचे होगा? कार्बन के नीचे, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, किसके नीचे? वो कैसे समझेंगे? कार्बन के नीचे, ठीक है। देखो बिना पेन यूज किए आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि नियॉन से 4 पहले है कार्बन, 118, 118 से 4 पहले है, ये 4 पीछे गए तो नियॉन से 4 पीछे कार्बन है, तो इसका मतलब कार्बन के नीचे होगा ये। तो जैसा कार्बन का बनेगा वैसा ही इसका भी बनेगा। तो कार्बन का ऑक्साइड क्या होता है? कार्बन का वैलेंसी 4 और ऑक्सीजन का 2। तो अगर हम वैलेंसी के हिसाब से चलें तो कार्बन का होता है 4 और ऑक्सीजन का 2, तो इसको 2 यहाँ रखोगे और यहाँ 4 रखोगे। वैसे तो यहाँ ऐसे होता नहीं है, बट अगर हम ऐसा रखें तो ये सिंपल फॉर्म में कैसे आएगा? CO2 आएगा। समझ में आया? तो ये उसी के जैसा। आप बताओ इसमें क्या है आंसर? इसमें MO2 आएगा। तो ये UUQ का मतलब क्या है? 114, इसका मतलब है क्या? 114 ना, 114 बोले तो कार्बन फैमिली, यही ना। तो इसका मतलब कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। तो कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है तो ये CO2 जैसा बनेगा, ठीक है। तो ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है तो इसका मतलब CO2 के जैसा बनेगा। तो आंसर विल बी MO2। चलो नेक्स्ट, अगला का आंसर दो। उसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी। अब इसमें कौन सा है जो रेडियो एक्टिव नहीं है? देखो ये जो है, ये सारे एक्टिनोइड्स है, ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव। मतलब सारे मतलब इसमें 3 है और एक नहीं है। कौन सा नहीं है? ये Mn, ठीक है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये और ये तीनों F ब्लॉक का है। ये F ब्लॉक में एक्टिनोइड का, तो एक्टिनोइड्स में जितने भी है 90 से स्टार्ट होता है ना, तो जितने भी है सारे रेडियो एक्टिव है। तो इसमें 3 तो तुमको दिया है, एक नहीं दिया हुआ है, तो ये तो आसान है क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर विल बी डी। क्लियर? चलिए लिखो इसको।